नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। मैं हूं मुकुल शर्मा। आत्मनिर्भर भारत में हम आपको बताएंगे किस तरीके से देश आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है और खासतौर से कोरोना की जो चुनौती हमारे सामने है, इस दौरान भी किस तरीके की नीतियां हैं, ना सिर्फ इससे बचाव के लिए बल्कि जो कारगर उपाय किए जा रहे हैं उस पर भी नजर डालेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं आज कार्यक्रम में क्या है खास। प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। 12 और 13 जून को वर्चुअली आउटरीच सत्र में लेंगे हिस्सा। आदिवासी क्षेत्रों के लिए आजीविका प्रदान करने के लिए ट्राइफेड द्वारा कई योजनाएं संचालित। और जानेंगे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित एक सफल किसान के बारे में। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअली रूप से हिस्सा लेंगे। 12 और 13 जून को आपको बता दें वर्चुअली आउटरीच सत्र में वो हिस्सा लेंगे। देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो किसान को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है और इसके लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें FPO का निर्माण करना, 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाना, ये जब बनेंगे तो मैं सोचता हूँ कि देश के अंदर किसान आत्मनिर्भर होगा। इस योजना के अंदर मैं सभी को ये जानकारी देना चाहूँगा कि इस योजना के अंदर किसान अपना समूह बनाएगा। आज एक अकेला किसान होता है, वो अपनी फसल को अगर मार्केट में ले जाकर बेचता है तो उसकी रेट कोई व्यापारी तय करता है, लेकिन वही किसान अगर पूरे गांव का इकट्ठा होकर या किसी ब्लॉक का इकट्ठा होकर या जिले का किसान इकट्ठा होकर अपनी फसल को अगर चाहे वो मार्केट में लेके जाएगा, चाहे वो उसकी खुद प्रोसेसिंग करेगा खुद अपनी, तो उससे उस किसान को निश्चित रूप से अपनी खुद रेट तय करने का उसको अवसर मिलेगा। और जब समूह बनेगा तो वो बार्गेनिंग करने की भी उनकी क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि वो समूह के रूप में एक साथ बीज खरीदेगा तो उसको सस्ती रेट के अंदर बीज मिलेगा। मशीनरीज है उसका भी उपयोग करेगा तो वो सभी समूह के रूप में करेगा तो उसका भी जो लागत होगी वो कम होगी। और साथ ही इस FPO को बनाने से जो किसान समूह बनेगा उसमें अपनी फसल की खुद रेट तय करे, प्रोसेसिंग करे, इस दृष्टि से इसका कंसेप्ट लिया गया है और इसके ऊपर भारत सरकार तीव्र गति के साथ में काम कर रही है और किसानों का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। किसान भी निश्चित रूप से FPO के माध्यम से सब किसान एक दूसरे के साथ में जुड़ भी रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ किसानों को अभी इस पूरी किसानों की जो FPO उसकी जानकारी के अभाव में मैं सोचता हूँ कि नहीं जुड़ पा रहे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि FPO के माध्यम से आप सभी जुड़े FPO से, क्योंकि उसके अंदर कम से कम 300 सदस्य होना ज़रूरी है और 300 सदस्य मिलकर जब उस FPO के अंदर जो बनेगा उसके अंदर 2,000 रुपये किसान को देने होंगे, 2,000 रुपये भारत सरकार देगी और इस तरह से लगभग 750 किसानों तक भारत सरकार सपोर्ट करेगी और वो जो रकम होगी 2,000 रुपये के हिसाब से वो लगभग 15 लाख रुपये किसानों के होंगे और 15 लाख रुपये भारत सरकार देगी। इस तरह से टोटल मिलाकर 30 लाख रुपए हो गए जो इक्विटी ग्रांट के तौर पर FPO के पास में रहेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 12 और 13 जून को वर्चुअल प्रारूप में होने वाले G7 के 47वें शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्रों में भाग लेंगे। वर्तमान में ब्रिटेन के पास ही G7 की अध्यक्षता है और उसने ऑस्ट्रेलिया, कोरिया गणराज्य एवं दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ भारत को भी G7 के शिखर सम्मेलन के लिए अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया है। ये बैठक हाइब्रिड मोड में होगी। शिखर सम्मेलन की थीम टिकाऊ सामाजिक औद्योगिक बहाली है और ब्रिटेन ने अपनी अध्यक्षता के लिए प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार की है, जो है भविष्य की महामारियों के खिलाफ और अधिक सुदृढ़ता सुनिश्चित करते हुए कोरोना वायरस से वैश्विक स्तर पर उभरने के प्रयासों की अगुवाई करना,
मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार का समर्थन करके भावी समृद्धि को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन से निपटना एवं हमारी धरती की जैव विविधता का संरक्षण करना और साझा मूल्यों एवं खुले समाज की हिमायत करना। राजनेताओं से ये उम्मीद की जाती है कि वे स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर फोकस करते हुए महामारी से वैश्विक स्तर पर उभरने के लिए आगे की राह पर अपने अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में भाग लेंगे। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। अब आइए बात करते हैं खासतौर से ट्राइफेड द्वारा जो अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं। आदिवासी क्षेत्रों की अगर बात की जाए, इन क्षेत्रों में जो लोग हैं उनकी आजीविका लगातार मिलती रहे या इसको और सुचारू रूप से चलाने के लिए कई तरह की योजनाएं ट्राइफेड द्वारा चलाई जा रही हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। इसी को लेकर संसद सदस्यों ने भी एक वेबिनार का आयोजन किया। इस दौरान क्या कुछ खास रहा, आइए देखते हैं। ट्राइफेड ने देश भर में आदिवासियों के लिए आजीविका बढ़ाने के लिए योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए संसद सदस्यों के लिए वेबिनार आयोजित किया। देश भर में जनजातीय लोगों को स्वास्थ्य की सुरक्षा के साथ आजीविका प्रदान करना, आदिवासी कल्याण और आजीविका के लिए काम करने वाली नोडल एजेंसी ट्राइफेड जैसे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ट्राइफेड आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही है। 9 जून 2021 को ट्राइफेड ने विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संसद सदस्यों के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वन धन विकास केंद्रों से उत्पादों की 500 से अधिक किस्मों का मूल्य संवर्धन, पैकेज और विपणन किया जा रहा है। इनमें फ्रूट कैंडी में आंवला, अनानास, जंगली सेब, अदरक, अंजीर, इमली, जैम में अनानास, आंवला, बेर, जूस और स्क्वैश में अनानास, आंवला, जंगली सेब, बेर, बर्मी अंगूर से लेकर मसाले में दालचीनी, हल्दी, अदरक, अचार में बांस शूट, किंग चिली, प्रसंस्कृत गिलोय जैसे उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है और सभी की बाजार में पहुंच बन गई है। ये देश के जनजातीय समूहों द्वारा उत्पादित हथकरघा और हस्तशिल्प की 25,000 किस्मों के अतिरिक्त है। इन सभी की मार्केटिंग वेबसाइट tribesindia.com पर और देश भर में 137 ट्राइब्स इंडिया की दुकानों के माध्यम से की जा रही है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आइए देखते हैं धान की सीधी बुवाई को लेकर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञ क्या सलाह दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जब धान की खेती हम रोपाई विधि द्वारा करते हैं तो उसमें पानी काफ़ी लगता है। जब पहली बार हम रोपाई से पहले खेत की तैयारी कद्दू काट कर करते हैं तो उस समय करीब 15 लाख लीटर पानी 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खेत की तैयारी के लिए लगता है। धान की सीधी बिजाई अगर करते हैं आप तो इस पानी की बचत की जा सकती है। उसी तरह से जो दूसरा फ़ायदा है सीधी बिजाई का, जो धान की रोपाई में 1 एकड़ में रोपाई के लिए कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा आपको आता है, उससे भी बचत हो सकती है। साथ ही साथ
कद्दू काट कर खेत की तैयारी करने के लिए, रोपाई के लिए आपको कई बार ट्रैक्टर चलाना पड़ता है, डीजल का खर्चा उसमें पड़ता है। तो वातावरण की दृष्टिकोण से भी धान की सीधी बिजाई काफ़ी अच्छी है और इसके बारे में मैं आपसे आज कुछ चर्चा करना चाहूँगा। अब धान की सीधी बिजाई करने के लिए क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। पहले हम बात करेंगे किस्मों के बारे में। बासमती किस्मों की अगर बात करें तो उसमें पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1121 और पूसा बासमती 1718, ये तीनों किस्में सीधी बिजाई के लिए बहुत उपयुक्त पाई गई हैं। ये मैं बहुत सारे किसानों के अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ और यहाँ तक कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन किस्मों की पैदावार रोपाई करने के बाद जो पैदावार प्राप्त होती है तकरीबन उसके बराबर आती है, पैदावार में कोई कमी नहीं आती है। अब जो गैर बासमती किस्में हैं उसमें पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किस्म PR 126 काफ़ी प्रचलित है, जो करीब 125 से 130 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। ये भी सीधी बिजाई के लिए काफ़ी उपयुक्त पाई गई है। कैसे करते हैं धान की सीधी बिजाई? जिस प्रकार से आप गेहूं की बिजाई करते हैं उसी तरह से धान की सीधी बिजाई के लिए भी सीड ड्रिल विकसित किए गए हैं और उसमें एक सीड ड्रिल जिसको हम लकी सीड ड्रिल कहते हैं उसमें खरपतवार नाशी दवा के छिड़काव की व्यवस्था साथ के साथ की जाती है। इसके अतिरिक्त और भी सीड ड्रिल विकसित किए गए हैं जो धान की सीधी बिजाई के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं और उनमें बीज के साथ साथ DAP के प्रयोग की भी सुविधा है। 1 एकड़ में धान की सीधी बिजाई के लिए करीब 7 से 8 किलोग्राम बीज लगता है और इसको बिजाई करने के लिए पहले आप खेत में पानी लगाएं। जैसे आपने गेहूं की कटाई करने के बाद रीपर चला करके उसके अंदर जो भी ठूंठ बचा था भूसा पूरा निकाल लिया, उसका जो है खेत में पानी भर करके जब बत्तर आ जाता है उसको जुताई कर दी। इसी तरह से इसको तरबतर विधि कहते हैं और जुताई करने के बाद आप लेजर लेवलिंग भी खेत की कर लें ताकि बाद में पानी लगाने में आपको दिक्कत नहीं आए। इसके बाद आप उसमें सीड ड्रिल के द्वारा बिजाई करें। करीब कतार से कतार की दूरी 22.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है और 7 से 8 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ लगता है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है धान की सीधी बिजाई में, इसके 3 प्रमुख दुश्मन होते हैं एक तरह से मैं कहूँ, जो पैदावार को कम करते हैं और इनको आपने अगर नियंत्रित कर लिया तब फिर आपको बहुत अच्छी पैदावार प्राप्त होगी। पहला दुश्मन जो है वो खरपतवार है। जैसा कि आप जानते हैं इसमें सकरी पत्ती वाले, सावा कुल के, इसके अलावा जो है मोथा कुल के, चौड़ी पत्ती वाले बहुत सारे खरपतवार पाए जाते हैं जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं और ये धान के खेत में काफ़ी नुकसान करते हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए हमको 2 बार खरपतवार नाशी दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है। पहली बार तो बुआई के 72 घंटे के अंदर या बिजाई के साथ ही साथ पेंडिमिथिलिन नामक दवा, जो करीब 1200 मिलीलीटर दवा 250 लीटर पानी में घोल करके उसका हम छिड़काव करते हैं। तो इससे जो है ये एक प्री इमरजेंस बीडीसाइड के रूप में काम करता है। बहुत सारे खरपतवार का नियंत्रण इससे होता है। अंकुरण के बाद करीब 20 दिन के बाद आपको पहली सिंचाई करनी होती है और इसके बाद करीब 25 से 26 दिन के बाद एक दूसरी खरपतवार नाशी दवा जिसको हम नामनी गोल्ड, जिसमें कि बिस्पेरिवैक सोडियम साल्ट पाया जाता है, उसकी 100 ml मात्रा करीब 150 लीटर में पानी में मिला करके इसका छिड़काव करते हैं। इसके साथ पायरोजोसल्फ्यूरान एक दवा आती है, उसकी 80 ग्राम मात्रा का भी प्रयोग करते हैं। तो इससे खरपतवार का बहुत ही प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। खरपतवार के अलावा जो दूसरी एक समस्या आती है वह जो लोहा तत्व है उसकी कमी कई एक बार पाई जाती है। शुरू की अवस्था में जब अंकुरण हो जाता है 8 से 10 दिन की जब पौध हो जाती है उस समय पौधे कुछ पीले पड़ने लगते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमको फेरस सल्फेट का छिड़काव 0.5% घोल का करना चाहिए। तो इससे लोहा तत्व की कमी कुछ क्षेत्रों में अगर जहाँ पर है उसको हम अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। ये कुछ प्रमुख बातें थीं जो धान की सीधी बिजाई में आपको ध्यान रखना है। सरकार के द्वारा भी काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। इससे पानी की काफ़ी कम से कम 35 से 40% पानी की बचत होती है अगर हम धान की सीधी बिजाई करते हैं इसकी तुलना में जब हम रोपाई करते हैं।
हरियाणा सरकार के द्वारा, पंजाब सरकार के द्वारा काफ़ी लक्ष्य रखे गए हैं। विशेष रूप से हरियाणा सरकार में 50,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की सीधी बिजाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है और उसी तरह से पंजाब सरकार भी इसके ऊपर काफ़ी प्रयास कर रही है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप धान की सीधी बिजाई करें और अभी आपके पास उपयुक्त समय है, करीब करीब 20 से 25 जून तक। वैसे 20 जून से पहले आप धान की सीधी बिजाई कर लें, क्योंकि एक बार अगर बरसात हो जाती है तो फिर आपको खेत को तैयार करके उसको बिजाई करने में दिक्कत आएगी। 20 जून से पहले हमको इसको सीधी बिजाई कर लेना चाहिए, इससे काफ़ी फायदा होता है। तो ये तो बात हुई धान की सीधी बुआई की। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से कृषि क्षेत्र में लगातार लोग काफ़ी आगे निकल रहे हैं। कुछ किसान ऐसे हैं जो आज के समय में दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। हम बात कर रहे हैं एक सफल और प्रगतिशील किसान की, जिनके कृषि में योगदान को देखते हुए सरकार की तरफ से उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं इनके बारे में और जानकारी इस खास रिपोर्ट में। बीज माता के नाम से मशहूर महाराष्ट्र की राहीबाई सोमा पोपेरे को देसी बीजों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। जिला कुंभालने के अंबेडकर नगर की रहने वाली राहीबाई ने अपने कच्चे घर में बीज बैंक बना रखा है। उनके पास दाल, मोटे अनाज और तिलहन के पुराने देसी बीजों के भंडार हैं। वे संस्थाओं की मदद से इसे किसानों को देती हैं। कुंभालने जिले की गिनती महाराष्ट्र के अति पिछड़े जिलों में होती है। राहीबाई यहाँ के किसानों को बिना किसी रसायन के प्रयोग की खेती सिखाती हैं और उन्हें पुराने बीजों से होने वाले फायदों के बारे में बताती हैं। उनका मानना है कि देसी बीजों से ही किसानों का भला हो सकता है, क्योंकि इसके लिए बस हवा और पानी की जरूरत होती है। वे अभी 35,000 किसानों के साथ काम करती हैं और इनके सहेजे गए बीजों से 32 फसलों की खेती हो रही है। उन्होंने बताया, 20 साल पहले जब मैंने पुराने बीजों को सहेजना शुरू किया था, तब मेरे घर वाले मेरे ऊपर हंस रहे थे, लेकिन मैंने घर से मना कर दिया था कि बाजारों से मिलने वाले हाइब्रिड बीज से हम खेती नहीं करेंगे और न ही उस फसल को खाएंगे। 12 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। मैं कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन खेती के नए तरीके सीखना चाहती थी। शुरू में सब्जियों की खेती पुराने बीजों से शुरू की। तब लोग कहते थे इससे कुछ पैदा नहीं होगा। राहीबाई पुरानी पद्धति और तकनीकी को ध्यान में रखकर जैविक खेती को एक नया आयाम दे रही हैं। इन्होंने 50 एकड़ से भी ज्यादा भू संरक्षण कर उसमें कई तरह की सब्जियां और धान उगाने का काम किया है। राहीबाई सीड बैंक में पके हुए बीजों को सुरक्षित रखती हैं। ये बीज किसानों को कम सिंचाई में अच्छी फसल देते हैं। आदिवासी परिवार की महिला, जिसने अपनी खेती से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इन्होंने अपने बेमिसाल हौसले के बुनियाद पर अपने ही गांव की 3,500 महिलाओं को खेती से जोड़कर अपने पैरों पर खड़ा करने की ताकत दी है। अपने दुख दर्द भूलकर जिंदगी के इमारत की नींव रची है। राहीबाई सोमा पोपेरे का मानना है, हम जो इतना बीमार हो रहे हैं उसके लिए हमारा जहर युक्त खाना ही जिम्मेदार है। यही कारण है मैंने बीजों के देसी किस्मों पर अधिक जोर दिया और सफलता हासिल की। हम इतना उगा सकते हैं जिससे हमारा काम चल जाएगा, इसलिए हमें खेती की पुरानी पद्धति और देसी बीजों की ओर लौटना होगा। फिलहाल आत्मनिर्भर भारत में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। अब आइए बात करते हैं किस तरीके से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा हमारे किसानों के लिए कोरोना महामारी से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यानी आपको अपनी खेती किसानी का काम तो करना ही होगा, इस महामारी से आप कैसे बच सकते हैं, इसके लिए क्या कुछ सलाह सावधानी जो कि जारी की गई है ICAR द्वारा, आइए देखते हैं। किसान फसल भी काटेंगे और फिर उसे बाजार भी लेकर जाएंगे। ये ऐसे काम है जिन्हें कोरोना संकट के बीच भी टाला नहीं जा सकता। किसानों का काम भी चलता रहे और बीमारी का फैलाव भी ना हो, इसके लिए कई तरह की सावधानियां अन्नदाता को अपनानी होंगी, जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, चेहरे पर मास्क लगाना, औजारों और मशीनों की साफ सफाई का ख्याल रखना, यानी मशीनों को सैनिटाइज करते रहे। इसी तरह परिवहन वाहनों, जूट बोरों या दूसरे पैकेजिंग सामान को भी इस्तेमाल से पहले सैनिटाइज करें। बेहतर होगा कि ज्यादातर काम मशीनों से किया जाए और मशीन के पास केवल आवश्यक संख्या में ही मजदूरों को जाने दिया जाए। जिन हिस्सों में कटाई या चुनाई का काम हाथों से हो रहा है, वहां 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें। इससे मजदूरों के बीच दूरी बनाने में मदद मिलेगी। जहां तक संभव हो, कृषि कार्य समय अंतराल पर करें ताकि बहुत ज्यादा मजदूर इकट्ठा ना हो। काम पर जाने पहचाने लोगों को ही लगाए और उनसे भी जरूरी पूछताछ कर ले ताकि संदिग्ध या विषाणु वाहक शख्स से बचा जा सके। कटाई के बाद फसल का संग्रहण 3 से 4 फीट की दूरी पर छोटी छोटी ढेरियों में किया जा सकता है। साथ ही खेत के स्तर पर प्रसंस्करण के दौरान प्रति ढेरी 1 से 2 व्यक्तियों दिया जाना चाहिए। गेहूं, मक्का और मूंगफली के लिए उपयोग में लाए जाने वाले थ्रेशर की भी उचित साफ सफाई करें। मशीनों के जिन हिस्सों को बार बार हाथ से छूने की जरूरत पड़ती हो, उन्हें साबुन से धोते रहें। खरीफ फसलों की बुआई को लेकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को क्या कुछ सलाह दी है, यानी किस तरह की एडवाइजरी जारी की है, आइए देखते हैं। एक तरफ खरीफ की तैयारी है और दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से बुआई के लिए जरूरी सामग्री बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एडवाइजरी किसानों का काम आसान कर सकती है। ये एडवाइजरी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की सभी प्रमुख फसलों, पशुधन, मुर्गी पालन और मछली पालन के लिए है। कृषि के हिसाब से देश को 11 जोन में बांटा गया है। एडवाइजरी जोन के हिसाब से ही जारी की गई है। कृषि के क्षेत्र में पंजाब का नाम पूरे भारत में है। यहाँ के लिए वैज्ञानिक कम अवधि और ज्यादा उपज वाली धान बोने की सलाह दे रहे हैं। नर्सरी बोने का काम 5 जून तक पूरा कर लें और रोपाई 20 जून से 5 जुलाई तक पूरी हो जानी चाहिए। इसके अलावा किसानों को पानी की बचत के लिए सीधी बिजाई वाली किस्मों का चयन करना चाहिए। ये उनके लिए बेहतर रहेगा। राज्य में बासमती चावल की बुआई का सही समय 15 से 30 जून है। जो किसान गेहूं के खाली खेतों में धान बो रहे हैं और गेहूं में फास्फोरस डाल चुके हैं, वो धान में इसका इस्तेमाल ना करें। कपास का ज्यादा उत्पादन पाने के लिए बीटी कॉटन की PAU BT1 किस्म की बुआई करें। इसकी जगह PAU लुधियाना की ओर से सुझाई गई BT संकर किस्म भी चुन सकते हैं। मक्का के लिए लंबी और मध्यम अवधि वाली उन्नत किस्में बोई जा सकती हैं। बुआई जून के पहले हफ्ते तक पूरी कर लें। हिमाचल प्रदेश में दरमियानी और निचले पहाड़ी इलाकों में मक्का की बुआई का काम 15 जून तक पूरा कर लें। समय पर बुआई के लिए गिरिराज किस्म का चुनाव करें, जबकि पछेती फसल बोने के लिए बजोरा मक्का, बजोरा पॉपकॉर्न और बजोरा स्वीट कॉर्न बेहतर रहेगी। इनके अलावा संकर किस्में भी यहाँ के किसान बो सकते हैं। हिमाचल में धान की बुआई का सही समय 20 मई से जून के पहले हफ्ते तक है। इस दौरान ज्यादा उपज देने वाली APR 1068, HPR 2143, HPR RP 2421 सही रहेगी। तो आज के लिए इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में बस इतना ही। फिर नई जानकारी लेकर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।